नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गोदावरी के ऑनलाइन चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा के पॉलिटी यानी भारतीय संविधान का पाठ्यक्रम। आपको जानना ये ज़रूरी है कि जो यूपीएसआई का सिलेबस है उसमें पॉलिटी और मूल विधि का स्पष्ट रूप से अलग से उल्लेख है। इस उल्लेख का मतलब सीधा सा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो इस परीक्षा का आयोजन करता है वो इस सेक्शन को, इस खंड को विशेष महत्वपूर्ण दर्जा देता है। उसके अलावा जीएस के अन्य पाठ्यक्रम भी हैं। इसको अलग से मेंशन करने से इस एग्जाम में इससे जुड़े हुए प्रश्नों की महत्ता निश्चित तौर पे बढ़ जाती है। इसलिए आज हम जो है आपको इस वीडियो में यूपीएसआई के भारतीय संविधान या पॉलिटी को हमें कैसे तैयार करना है उसके सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे। इस सिलेबस पे चर्चा करने के दौरान मैं आपको इस सिलेबस को दो खंडों में दिखलाऊंगा, क्योंकि इस दो खंडों को दिखलाने का अर्थ सीधा सा है कि उन्होंने अपने सिलेबस में जो मेंशन किया है उसको मैंने पहले खंड में दिखाने की कोशिश की है। ये जो है आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख भी रहा है, और दूसरा खंड जो है वो इसके बाद आपको दिखेगा, जिसको इन्होंने सिलेबस में वर्णित नहीं किया है लेकिन सवाल उस पे आपको निश्चित तौर पे आते रहते हैं। ये दूसरा खंड है, तो हम इस पे आपको प्रत्येक पॉइंट वाइज यानी जो इसमें नंबरिंग दी गई है 1, 2, 3 उस आधार पर चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ से इसमें प्रश्न उठते हैं और हमें इसको कैसे पढ़ना है। चलिए हम आते हैं पहले खंड पे। उसमें हमारे जो सिलेबस की शुरुआत है उसमें लिखा है साफ साफ कि प्रस्तावना, जो ये पहला पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, कहीं कहीं आमुख भी कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर में ये इस शब्द का बार बार उल्लेख होता है लोगों को, इसलिए इसको इंग्लिश में प्रीएम्बल याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आमुख कह देते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। प्रस्तावना में हमें जो शुरुआत करनी है वो पूरी प्रस्तावना भले हमें न याद हो लेकिन उसका क्रम याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंतर्गत ये भी जानना जरूरी है कि प्रस्तावना को संविधान सभा में कब रखा गया, कब एक्सेप्ट हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण लीडिंग केस भी दिए हैं जिसको इन रिवेरुवारी और केशवानंद भारतीवाद भी कहा जाता है, उसको भी जानना जरूरी है। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कहा है ये भी सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग और अंतिम तक पहुँचते समय अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, उसमें प्रत्येक शब्द की अपनी महत्ता है और आने वाले परीक्षा में उन शब्दों का अर्थ और तात्पर्य भी पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा उन्होंने मेंशन किया है जो सीधा उल्लिखित है आपके सिलेबस में, मूल अधिकार। मूल अधिकार से बहुत से सवाल आते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है और उसमें प्रत्येक खंड में स्वतंत्रता समानता जैसे अधिकार है उसके अनुच्छेद बाही प्रकृति का उल्लेख है और उनको जानना बहुत जरूरी है। और उस पे मूल अधिकारों से जुड़े हुए विभिन्न संवैधानिक निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं उसमें 8-10 निर्णयों का भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए उसको मूल अधिकारों पे भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। और मूल अधिकार के प्रत्येक अनुच्छेद लगभग हमें आपको याद होने चाहिए किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। तीसरा आता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है और इसमें भी ये सवाल आते हैं कि कहाँ से लिया गया है, और ये सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त करने का सबसे सशक्त साधन है, तो इससे भी आपको सवाल आते हैं। और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है, जैसे 25वां है, 42वां है, उसकी भी चर्चा पेपर में होती है। इसलिए हमें उन नीति निर्देशक तत्व के प्रत्येक अनुच्छेद पे भी तीखी निगाह रखनी है और गौर करना है। चौथा है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य चूंकि महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन द्वारा डाला गया था और उसमें जितने मूल कर्तव्य हैं उससे कोई ना कोई सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उसके उच्च आदर्शों संस्थाओं का सम्मान करें और हृदय में संजोए रखें।
तो इस तरह के सवाल भी दे के पूछ देते हैं कि ये किस संविधान के किस भाग से जुड़ा है, किस खंड से जुड़ा है। पांचवा जो है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंधों का वर्णन है। संघीय कार्यपालिका में का प्रधान चूंकि राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी योग्यता क्या होती है, मंत्रिपरिषद का स्वरूप क्या होता है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध कैसे होते हैं, ये सब भी सवाल पूछे जाते हैं। फिर छठा है संघीय विधायिका यानी संसद। संसद की संरचना के बारे में भी सवाल उठते हैं कि संसद की संरचना कैसे होती है, संसद का प्रधान अधिकारी कौन है, संसदीय विशेषाधिकार है क्या, और संसद कैसे कानून बनाती है, लोकसभा और राज्यसभा की संख्या क्या है, उसमें कभी कभी किसी राज्य की में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, SC ST को कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ये सब भी सवाल पूछे जाते हैं। और जब हम पॉलिटी के पाठ्यक्रम पे UPSI के लिए क्लास लेंगे तो जैसे जैसे ये महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे आपके सामने, तो उस पर मैं आगे चल के आपको चर्चा अवश्य करूंगा। फिर सातवां है संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका में केंद्र और राज्य के संबंधों में कहीं भी अड़चन आती है तो न्यायपालिका उसकी व्याख्या करता है। और संघीय न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट के गठन, उसके अधिकार, उसका क्षेत्राधिकार क्या है, उस पर चर्चा होती है। कॉलेजियम व्यवस्था पे भी सवाल आते हैं। तो संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत हम इन विषयों पे भी चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी योग्यता क्या है, उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, उनके क्षेत्राधिकार क्या है। अब आगे चलते हैं राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका को आप जानते हैं कि संघ की तरह राज्यपाल जो होता है वो राज्य शासन का प्रमुख होता है और सारे राज्य का शासन उसके नाम से किया जाता है। तो राज्यपाल के लिए योग्यताएं क्या हैं, नियुक्ति उसकी कैसे होती है, मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख क्या है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध कैसे होते हैं, इस पे भी सवाल उठते हैं। फिर आपका राज्य व्यवस्थापिका यानी विधानसभा। विधानसभा का गठन कैसे होता है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा द्विसदनीय होती है और राज्य विधायिका अधिकांश राज्यों में एक सदनीय है जिसको राज्य विधानसभा भी कहते हैं। तो उस पर भी चर्चा हम करेंगे कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है, उसकी योग्यता क्या है, उसमें विधान परिषद में सीटों के आवंटन के संदर्भ में किन किन कालमों का ध्यान रखा गया है या किन किन योग्यताओं का ध्यान रखा गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर राज्य न्यायपालिका। राज्य न्यायपालिका में आपका आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उनका क्षेत्राधिकार क्या है, उनको सुप्रीम कोर्ट की तुलना में किन मामलों में ज़्यादा अधिकार होता है, ये सब भी हम चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत जिला न्यायालय की संरचना भी होती है और जिला न्यायालय की संरचना हर राज्यों की अलग अलग है, लेकिन मौलिक स्वरूप में कोई बदलाव नहीं है। उसकी भी हम अपने सिलेबस वाले खंड में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है केंद्र राज्य संबंध। आप जानते हैं कि चूंकि भारत में संघीय शासन प्रणाली है, उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है 3 सूचियों के आधार पे। तो इन सूचियों की भी हमें चर्चा करनी होगी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें किनको कानून बनाने का अधिकार है और ये कहाँ कहाँ और कैसे इम्प्लीमेंट होता है, विवाद होने की स्थिति में उसका समाधान कौन करता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर आपका आता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से भी बहुत से सवाल आते हैं, चुनाव याचिकाओं पे आते हैं, निर्वाचन आयोग के जब अलग अलग कानून बनते हैं उस पे आते हैं, निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कैसे होती है, उसको हटाया कैसे जाता है, इस पे भी आपका सवाल आता है। ये सवाल सीधे सीधे और ये पाठ्यक्रम जो है आपके UPSI के सिलेबस में मेंशन है, निर्धारित किया गया है कि यहाँ से सवाल आएंगे। फिर आपका संवैधानिक अनुसूची। संवैधानिक अनुसूचियों पे भी सवाल आते हैं। आप जानते हैं कि 12 अनुसूचियाँ हैं, इस पे भी सवाल उठते हैं कि जैसे दल बदल, उदाहरण स्वरूप आप जान सकते हैं कि दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है, या पहला अनुसूची 9वीं अनुसूची का निर्माण कब हुआ था, या 11-12वीं अनुसूची में किन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है, इस तरह के सवाल उठते हैं। फिर अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं से भी सवाल आने लाजमी है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में
काम करने वाले व्यक्ति को इन सेवाओं के निर्देशों का, इन सेवाओं से जुड़कर काम करना पड़ता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं की भी चर्चा है। अखिल भारतीय सेवाओं में हम सब जरूर जानते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आती है, तो उसका भी कुछ न कुछ प्रावधान किया गया है और उसी के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे खंड में, जिसकी चर्चा आपके पाठ्यक्रम में सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने नहीं किया है, उसके बावजूद भी सवाल अक्सर आते रहते हैं। अगर आप पिछले वर्ष का पेपर देखेंगे, 2017 में यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में अगर आप जीएस, पॉलिटी और मूल विधि के खंडों को देखेंगे तो लगभग 40 सवाल पूछे जाते हैं और इस 40 सवालों में 10 सवाल सीधे सीधे भारतीय संविधान यानी पॉलिटी से जुड़े होते हैं। ये आपके चयन के लिए, आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तय करता है। हमने पहले खंड में प्रस्तावना वाले चीज़ों पर आपसे चर्चा की, उस खंड में आपने देखा होगा कि उन्हीं टॉपिकों का उल्लेख मैंने किया जो आपके पाठ्यक्रम में सीधे तौर पे अंकित हैं या सीधे तौर पे इंगित किया गया है। अब हम उन क्षेत्रों की भी चर्चा करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में मेंशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उस पे सवाल आते रहते हैं। वो भी भारतीय संविधान का हिस्सा है। भले उन सवालों की संख्या कम होती है, लेकिन उसको जाने बगैर हम पॉलिटी के उन खंडों को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे जिनसे हमें अच्छे सवाल मिल सकते हैं या उसको हम स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, पहला इसमें है संवैधानिक विकास। आप जानते हैं इससे भी सवाल लगभग 1 या 2 आते रहते हैं। संवैधानिक विकास का मतलब सीधा सीधा है कि भारतीय संविधान जब निर्मित हुआ तो किन किन चीज़ों का प्रभाव हुआ और किन किन चीज़ों से बढ़ते हुए भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जिससे 1909 का अधिनियम है, 1919 का है, 1935 का है। अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे, उस पर भी आपको सवाल आते रहते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, महत्वपूर्ण राज्यों का गठन कब हुआ था, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कब बना था, जो इधर राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है, इस पे भी सवाल आते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर, चूँकि जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, एक तरह से नए स्वरूप में ढाला गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसको परिवर्तित किया गया, तो उससे भी जुड़ा सवाल आएगा। इसमें जम्मू कश्मीर का सवाल आना लाजमी है, इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगला जो है नागरिकता है। नागरिकता पे भी सवाल आते हैं। आप देखेंगे कि सीएए को लेके व्यापक चर्चा हुई थी, उस पर भी सवाल आने की संभावना है कि नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है, नागरिकता छीनने की प्रक्रिया क्या है, नागरिकता निर्माण की विधि क्या है, कब नागरिकता कानून बना था, उसमें कब कब संशोधन हुए थे, इस पर भी सवाल आने स्वाभाविक हैं। फिर एससी और एसटी क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होता है, अनुसूची 5 और 6 में इसका व्यापक रूप से उल्लेख है, तो इस पर भी सवाल आने की संभावना रहती है कि उसका निर्धारण कौन करता है, उसमें कानून को लागू करने और निर्मित करने की प्रक्रिया क्या होती है। इसके बाद विभिन्न संवैधानिक पद है। कुछ पदों का, कुछ संस्थाओं का उल्लेख है, जैसे आपके सिलेबस में निर्वाचन आयोग को तो स्पष्ट रूप से उल्लेख है, लेकिन सीएजी और अटॉर्नी जनरल यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का उल्लेख सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन इस पे भी सवाल आते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और अटॉर्नी जनरल पे भी सवाल उठते हैं कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसको संसद के में भाग लेने का अधिकार है कि नहीं है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन सा काम करता है और किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख है, उसको संवैधानिक शक्तियाँ क्या है, इस पर भी सवाल आते हैं। संविधान में उल्लिखित जो भी पद हैं उनसे सवाल आ सकते हैं, और हम जब आप पॉलिटी के खंड के सिलेबस पे चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे, तो आपको उसके बारे में ज़रूर हम बताएंगे, बीच बीच में वो आएगा। आपातकाल, उसके बाद आता है आपातकाल। आपातकाल पे भी सवाल आते हैं। आप जानते हैं कि 3 तरह के आपातकाल का वर्णन है, राष्ट्रीय आपात,
राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, उस पर भी सवाल आते हैं कि आपातकाल कैसे लागू होता है, आपातकाल के दौरान परिस्थितियां देश की क्या बनती है, किन अधिकारों का निलंबन होता है और केंद्र राज्य का स्वरूप कैसा होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन कैसे होता है, इस पे तो सवाल उठते ही हैं और कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की भी हम चर्चा करेंगे जिस पे आने की संभावना रहती है। क्योंकि संविधान संशोधन लगभग 100 से ज़्यादा हो गए हैं, तो उस पर आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना संविधान संशोधन याद करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 20 से 25 संविधान संशोधन पर गौर करना होगा और आपका संविधान संशोधन से जुड़े समस्त सवाल हल हो जाएंगे। इसलिए संविधान संशोधन को लेकर बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राजभाषा है, कितनी राजभाषाएं हैं, कब किस संशोधन में राजभाषाएं शामिल की गई अनुसूची में और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चर्चा इस खंड में होगा। फिर है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, जैसे कि भाषाई अल्पसंख्यक हैं, ओबीसी हैं, इनके बारे में, महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि उससे भी सवाल कुछ न कुछ आते हैं। फिर आपका है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में आप जानते हैं कि पंचायती राज है, नगर पालिकाएँ हैं, उस पर भी सवाल आने लाजमी हैं जो कि हमेशा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज के बारे में भी 1-2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिर है आपका राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के बारे में भी सवाल उठते हैं कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की मान्यता कैसे दी जाती है, भारत में कितने राजनीतिक दल हैं, कभी कभी उनका चुनाव चिन्ह पूछ लिया जाता है। महत्वपूर्ण मंत्रालयों में बैठे व्यक्ति कहाँ से निर्वाचित हुए हैं, ये भी सवाल, लेकिन इसमें हम सारे लोगों को याद रखने की कोशिश नहीं करेंगे। ये भी देखेंगे कि किन्हीं कारणों से अगर वो चर्चा में आए हैं तो उनका संसदीय क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है, उस पर हम सवाल करेंगे और आप चर्चा करेंगे। मतलब सीधा सा है, इस सिलेबस की चर्चा करने का कारण ये है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि कहाँ कहाँ से सवाल आएंगे और उन सवालों को कैसे हल किया जाएगा। जब हम पॉलिटी वाले खंड में उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा के लिए अगले वीडियो में आपकी क्लास लेंगे तो निश्चित तौर पे उन विषयों को, उन टॉपिकों को छूने की कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं और आपको सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप जो है बेहतर ढंग से परफॉर्म इन खंडों पे कर पाएंगे। आज के पश्चात अगली वीडियो में हम आने वाले समय में आपको मूल विधि पे भी चर्चा करेंगे कि मूल विधि को हमें कैसे पढ़ना है, किन एक्टों को हमें गौर करना है, क्योंकि उसमें बहुत से क्षेत्र आते हैं जिस पे सवाल आते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इन टॉपिकों पे एक बार आप नज़र दौड़ा लेंगे तो फिर आपको लगेगा कि पॉलिटी वाला खंड बहुत आसान है और उसको हमें तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में चर्चा के पश्चात हम अगला जो वीडियो देंगे आपको पॉलिटी के विभिन्न टॉपिकों पे चर्चा करते हुए क्लास की शुरुआत करेंगे। तब तक इस सिलेबस वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और धन्यवाद।